Hello students, I Krunal Parmar welcome you all for lecture number 3 of this chapter number 7 System of Particles and Rotational Motion for class 11 physics subject. In lecture number 1 and lecture number 2 we discuss about a system of particles and some about a rotational motion. Now in this chapter we discuss about a torque. First of all, what is torque? Torque is the measure of the force that can cause an object to rotate about an axis. तो टॉर्क क्या है? विल मेजर अ फोर्स जो ऑब्जेक्ट एक्सिस के तहत रोटेट करता है उसके रिगार्डिंग जो फोर्स लगता है उसको हम टॉर्क बोलते हैं. Now we know that force is what cause an object to accelerate in linear kinematics. Linear kinematics में जो ऑब्जेक्ट के एक्सीलरेशन के लिए चाहिए वो है फोर्स. Similarly in rotational motion the amount of force is required for angular acceleration. It is called as a torque. तो linear काइनेमेटिक्स में जो एक्सीलरेशन करने के लिए अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिए उसको हम फोर्स बोलते हैं. वैसे ही रोटेशनल मोशन में जो इक्विवेलेंट फोर्स चाहिए एंगुलर एक्सीलरेशन के लिए वो है टॉर्क. इट इज़ नथिंग, इट इज़ अ टॉर्क. सो दैट वी कैन से दैट व्हाट इज टॉर्क? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन रोटेशनल मोशन is proportional to the external unbalanced torque, so that the direction of the torque also lie in the direction of angular momentum. तो जो टॉर्क है उसकी डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम जो चेंज हो रहा है उसके डायरेक्शन की ओर ही होगी. सो दैट टॉर्क इज कॉल्ड एज अ मोमेंट ऑफ फोर्स एंड इट इज मेजर द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स अबाउट अ गिवन एक्सिस. तो टॉर्क जैसे हम लिनियर काइनेमेटिक्स में फोर्स यूज़ करते हैं वैसे ही अभी रोटेशनल मोशन में ऑब्जेक्ट की जो एंगुलर मोशन जो टर्निंग इफेक्ट के लिए जो मोमेंट ऑफ फोर्स चाहिए वही है टॉर्क. अ टॉर्क इज नीडेड टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और टू चेंज द रोटेशनल मोड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो एंगुलर काइनेमेटिक्स में टॉर्क ऑब्जेक्ट को रेस्ट कंडीशन में से मोशन में लाने के लिए और रोटेशनल मोशन में चेंज करने के लिए टॉर्क चाहिए. फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट ऑफ टॉर्क हियर आई यूज वन फिगर. हियर वन पार्टिकल्स P यहाँ पे उसकी इनिशियल कंडीशन है. अभी उसको थीटा जितने अमाउंट में एंगुलर मोशन उसको लाने के लिए हमको टॉर्क T चाहिए, टॉर्क टो चाहिए. टॉर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल टो. तो टॉर्क को हम टो से रिप्रेजेंट करते. एज शोन इन फिगर, suppose the force vector F act on a particle P. The position vector of P with respect to origin O is vector R here. The angle between the vector R and angle F is theta. Here the particle P is not necessarily be particle of a rigid body. तो यहाँ पे पार्टिकल P पे फोर्स F लग रहा है, उसके कारण उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हो रहा है. द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर आर एंड द वेक्टर एफ इज कॉल्ड टॉर्क. तो यहाँ पे जो वेक्टर प्रोडक्ट है फोर्स एफ और आर का उसको हम बोलेंगे टॉर्क और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल टो. सो दैट वी कैन राइट दैट वेक्टर टो इज इक्वल टू वेक्टर आर इंटू वेक्टर एफ. सो दैट tau is equal to, we can write that f r into f sin theta. Now from the figure
वी से दैट आर साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे आर साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, आर साइन थीटा इज इक्वल टू ओ क्यू, इट इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ओ। तो यहाँ पे जो आर साइन थीटा, यहाँ पे जो आर के दो फैक्टर है, एक है आर कॉस थीटा, एक है आर साइन थीटा। आर साइन थीटा के वैल्यू कितनी है, ओ क्यू जितनी है। सो इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम ओ, सो दैट वी कैन राइट दैट टो इज इक्वल टू एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम ओ। तो यहाँ पे टो को क्या किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम ऐसा भी बोल सकते हैं टो इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट ओ, so that torque is the moment of force with respect to a given reference of point. Now it is important that the dimensional formula of torque is m1 L2 t raised to minus 2 and its unit is Newton into meter. तो टॉर्क की सिंपल डेफिनेशन क्या है, टॉर्क इज अ मोमेंट ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू गिवन रेफरेंस ऑफ पॉइंट. Dimensional formula of torque is m1 L2 t raised to minus 2 and its unit is Newton into meter. Here remember to point. First one is according to the right hand screw rule, the direction of the torque is perpendicular to the plane formed by vector r and f. तो यहाँ पे जो वेक्टर r और वेक्टर f से जो प्लेन जनरेट होता है, टॉर्क की जो डायरेक्शन है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी. सिंस द वैल्यू ऑफ टॉर्क वेक्टर टो इज डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस ऑफ द पॉइंट, इन डिफाइनिंग द टॉर्क द रेफरेंस पॉइंट मस्ट बी मेंशन. तो यहाँ पे जो टॉर्क की डेफिनेशन है विथ रेफरेंस टू सम पॉइंट होती है, सो दैट रेफरेंस पॉइंट का जो इंडिकेशन है उसकी मेंशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. Next is a moment of inertia. For understanding of this moment of inertia, we know that in linear kinematics, what is inertia? Unlike in the case of linear moments of inertia, the inertia of circular or rotational motion is depends upon the mass of the object and the distribution of mass. Okay? तो हमने इनर्शिया लिनियर काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ा था कि जो जब तक ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तब तक वो अपनी जो कंडीशन है वो चेंज नहीं करेगा. अगर वो स्टेडी कंडीशन में है तो स्टेडी कंडीशन में रहेगा, वो मोशन में है तो मोशन में रहेगा. तो वैसे ही सिमिलर केस इन रोटेशनल मोशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है कि वो भी जो ऑब्जेक्ट की कंडीशन है उसमें चेंज नहीं लाने की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो चीज़ पे डिपेंड करती है. इट इज़ डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास. हाउ द मास इज स्प्रेड अक्रॉस द ऑब्जेक्ट उस पर डिपेंड करते हैं. सपोज यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझाने के लिए मैंने एक फिगर ली है. यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट, उसका मास सपोज समझ लो m मास है. ओके, वो कोई एक्सिस के तहत r रेडियस से कोई एक्सिस के अराउंड वो मूवमेंट कर रहा है. तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर. I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल I से. तो कैपिटल I का जो इक्वेशन है एम आर स्क्वायर. सो इट इज़ अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके, ऑफ एन ऑब्जेक्ट. So for clear understanding about moment of inertia, suppose the mass of different particle, अभी हमने एक particles के लिए उसकी moment of inertia find out की I is equal to mr square. Now if there are different particle of rigid body are m1, m2 up to mn
and their perpendicular distance from a given axis is respectively r1, r2 up to rn, then we can say that it is a summation of m1 r1 square plus m2 r2 square plus up to mn rn square. It is called as the moment of inertia of rigid body about an axis. So we can write that equation I is equal to m1 r1 square plus m2 r2 square up to mn rn square. So mathematically it can be represented as sigma I is equal to sigma mi ri square. So that we can say that the magnitude of moment of inertia is depend on selection of axis and the distribution of mass. तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सी एक्सिस के रेफरेंस पे हम फाइंड आउट करते हैं और ऑब्जेक्ट का मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उसके रिगार्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मिलेगी. ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज kg मीटर स्क्वायर एंड डायमेंशनल फार्मूला इज m1 L2 T⁻0. नाउ द इक्वेशन L इज इक्वल टू I ओमेगा रिसेंबल विद द इक्वेशन P इज इक्वल टू mv. अभी हमारे पास लीनियर मोशन में मोमेंटम का इक्वेशन था. लीनियर मोशन में मोमेंटम P इज इक्वल टू mv था. अभी वैसे ही एंगुलर मोमेंटम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? L से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल L से या स्मॉल l से. तो लीनियर मोमेंटम P से, एंगुलर मोमेंटम L से. जैसे लीनियर मोमेंटम था P इज इक्वल टू mv, वैसे L इज इक्वल टू रोटेशनल मोशन में L इज इक्वल टू I ओमेगा आपको याद रखना है. एंड द इक्वेशन ऑफ टॉर्क T इज इक्वल टू I अल्फा रिसेंबल विथ F इज इक्वल टू ma. तो लीनियर मोशन में फोर्स का जो इक्वेशन था वो क्या था? ma. वैसे ही एंगुलर मोशन में, रोटेशनल मोशन में फोर्स की जगह पे यूज होगा वर्ड टॉर्क, और टॉर्क इज इक्वल टू एम की जगह पे मास था, एम की जगह पे आएगा आई. मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर एसिलेशन था ए, और एंगुलर एसिलेशन रिप्रेजेंट होगा अल्फा से. तो एफ इज इक्वल टू एम ए फॉर लीनियर मोशन, एंगुलर मोशन और रोटेशनल मोशन के लिए टो इज इक्वल टू आई अल्फा आपको याद रखना है. So for the moment of inertia equation I is equal to, we can write that I is equal to mr square. Now the next point is radius of gyration. Now what is this radius of gyration? Suppose a body of mass has a moment of inertia I about an axis. अभी कोई बॉडी की जो मास है वो कैपिटल M है और उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, ओके, अबाउट एन एक्सिस, देन रेडियस ऑफ गायरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल k. रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज डिफाइंड एज I इज इक्वल टू mk स्क्वायर. दैट इज k इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट मास m फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो यहाँ पे k क्या है? K is a distance of point mass m from the axis of rotation. Okay, so radius of gyration is nothing but it is a distance. Linear motion में हम distance को r से represent करेंगे. अभी rotational motion में जो distance होता है वो radius of gyration k से represent होगा. तो distance of a point mass from the axis of rotation such that this point mass has the same moment of inertia about the axis as the given body. So these are the some points regarding to the rotational motion. तो linear motion और rotational motion में जहाँ पे भी similarities है मैंने आपको डिस्कशन की है, तो आप इनके बीच में जो similarities है उसमें differentiation आप क्रिएट कर सको, उसको easily समझ सको. अभी यहाँ पे एक टेबल है, यहाँ पे टेबल में अलग अलग कॉलम है. एक कॉलम है बॉडी, मीन्स के ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, कौन सी शेप का होगा. अभी एक्सिस, फिगर, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया और के मतलब के रेडियस ऑफ जायरेशन. तो यहाँ पे पहले वन बाय वन मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब कॉमन शेप
हम फाइंड आउट करेंगे। तो पहला तो है, पहला जो शेप है वो रिंग। अभी बॉडी हमने ली है रिंग, उसकी रेडियस है कैपिटल आर। अभी यहाँ पे उसकी रेडियस कैपिटल आर है, तो रेडियस ऑफ जाइरेशन कितने होगा, कैपिटल आर। अभी एक्सिस कैसे ली है हमने, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एट द सेंटर। अभी हमने एक्सिस ली है, एक्सिस ऑफ रेफरेंस लिया है परपेंडिकुलर एक्सिस। तो ये केस में यहाँ पे उसका मास है m, उसकी रेडियस ऑफ जाइरेशन है r, तो ये केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा हमको mr²। नाउ सेकंड केस है डिस्क। अभी डिस्क के लिए हमने रेडियस r ली है, एक्सिस रेफरेंस एक्सिस ली है परपेंडिकुलर टू द प्लेन एट द सेंटर। यहाँ पे हम लेंगे परपेंडिकुलर टू द प्लेन एट द सेंटर्स। तो ये केस में इसकी जो रेडियस ऑफ जाइरेशन होगी r/√2 और मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इक्वेशन 1/2 mr²। थर्ड केस, ये आपको याद रखने हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I की कितनी होगी और रेडियस ऑफ जाइरेशन अलग अलग बॉडी में कितनी होती है। थर्ड है सॉलिड सिलेंडर। अभी सॉलिड सिलेंडर, ओके, यहाँ पे अभी एक्सिस ऑफ रेफरेंस लिए है हमने, एक्सिस ऑफ सिलेंडर। अभी पहले दो केस में वर्टिकल परपेंडिकुलर एक्सिस ली थी, अभी एक्सिस ऑफ सिलेंडर ली है। तो यहाँ पे जो रेडियस ऑफ जाइरेशन है r/√2 और मोमेंट ऑफ इनर्शिया है फॉर दिस सिलेंडर 1/2 mr²। फोर्थ वन है सॉलिड स्फीयर। ओके, यहाँ पे एक्सिस हमने लिए उसकी डायमीटर। अभी उसके केस में रेडियस ऑफ जाइरेशन होगी r√2/5 एंड इन दिस केस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद रखने 2/5 mr²। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो वैल्यू है, इक्वेशन है, वो आप याद रखोगे तो ये सीधा आपको ये वैल्यू इक्वेशन में यूज करना है फॉर द डिफरेंट केसेस एंड यू कैन गेट द आंसर ऑफ दैट प्रॉब्लम इजीली। नाउ द नेक्स्ट इज एंगुलर मोमेंटम। हमने रिप्रेजेंट पहले देखा, एंगुलर मोमेंटम को L से हम रिप्रेजेंट करेंगे। L मतलब क्या, एंगुलर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। सो L इज इक्वल टू R sin थीटा इंटू P, दैट्स वाई L इज इक्वल टू RP sin थीटा। अभी ये एंगुलर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू mv था, मास इंटू लीनियर वेलोसिटी। सो लीनियर एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू mrv sin थीटा। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आपको याद रखना है, mr² इंटू साइन थीटा। अभी mr² इज इक्वल टू I ओमेगा। तो ये तीन जो इक्वेशन है एंगुलर मोमेंटम का, L इज इक्वल टू I ओमेगा साइन थीटा, सेकंड एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू mr² ओमेगा साइन थीटा, और तीसरा इक्वेशन एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू mrv साइन थीटा। ये तीनों इक्वेशन आपको याद रखना है। दिस इक्वेशन आर यूजफुल while solving the problem. Now the two theorem is useful for finding out the moment of inertia. तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट हम करेंगे उसके रिगार्डिंग दो थियरम है। फर्स्ट वन इज अ थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड सेकंड वन इज थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो जब भी हम पैरेलल एक्सिस रेफरेंस में पैरेलल एक्सिस लेंगे तो उसके लिए आई की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आई की वैल्यू थ्रू द थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस हमको मिलेगी। नाउ व्हाट इज दिस थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, लेट ICM मतलब सेंटर ऑफ मास for moment of inertia be the moment of inertia of body of mass m about an axis passing through the center of mass, then I be the moment of inertia of parallel axis at a distance small d from the first axis. तो यहाँ पे देखो IC क्या है, ICM, यहाँ पे ICM है, ओके। Now ICM is a moment of inertia of body passing through the center of the mass. Center of the mass में से पास होने वाली, center of the mass में से पास होने वाली moment of inertia की वैल्यू को ICM से रिप्रेजेंट करेंगे। चलो सपोज ये मेरे पास सर्कल है, तो यहाँ पे उसके सेंटर में से
जो पास होने वाली एक्सिस है उसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा आई सी एम से, मतलब सेंटर ऑफ मास। स्फीयर सपोज समझो स्फीयर है, तो स्फीयर के लिए उसमें से पास होने वाले, सेंटर में से पास होने वाली जो एक्सिस है उसको मैं आई सी एम बोलूँगा। अभी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो अगर सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है तो आई सी एम की वैल्यू पे ही आई की वैल्यू होगी, लेकिन अगर ई सिमेट्रिक शेप होगा तो आई की वैल्यू मुझे मिलेगी आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। वहाँ पे आई सी एम मतलब कि सेंटर में से पास होने वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास में से, प्लस एम डी स्क्वायर, एम मतलब उसका जो मास और डी मतलब आई और आई सी एम के बीच का जो डिस्टेंस है वो है डिस्टेंस डी। Thus the minimum moment of inertia for any object is at the center of the mass as x in the above expression is 0। जब भी सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट होगा तो वहाँ पे ये डिस्टेंस d इज इक्वल टू 0 हो जाएगी, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया। यहाँ पे d इज इक्वल टू ये 0 हो गया, तो वहाँ पे i इज इक्वल टू आई सी एम होगा। लेकिन जब ई सिमेट्रिक एक्सिस होगी, ई सिमेट्रिक एक्सिस के लिए थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का इक्वेशन है I इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। ये जब एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे उसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। नेक्स्ट इज थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। नाउ थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस perpendicular to its plane is equal to the sum of moment of inertia about two mutually perpendicular axes in its own plane and crossing through the point through which the perpendicular axis passes। अभी सपोज समझो ये एक प्लेन है, प्लेन की जो रेफरेंस डायरेक्ट वैल्यू है वो x है, यहाँ पे है y। अभी ये एक्स वाई वैल्यू है। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन z में हमको मिल रही है, ये z डायरेक्शन में, तो उसके रिगार्डिंग उसका इक्वेशन होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। दिस इज इम्पोर्टेंट इक्वेशन रिगार्डिंग टू द थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस फॉर फाइंडिंग आउट अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये इक्वेशन परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम में ये इक्वेशन यूज करना है, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स आई वाई। और फॉर पैरेलल एक्सिस थियरम के लिए हमको यूज करना है इक्वेशन आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। So by using this theorem we can find out the moment of inertia. So first of all we finding out the answer of the example, we take one example. Suppose finding out the moment of inertia of disk of uniform density about an axis coinciding with its। यहाँ पे देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंडिंग आउट करना है एक डिस्क का। अभी डिस्क में जो यूनिफॉर्म डेंसिटी है, मतलब जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, तो उसके लिए हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सॉल्यूशन। सपोज द मास ऑफ द डिस्क इज कैपिटल एम, हमने मास ऑफ डिस्क लिया कैपिटल एम, रेडियस ऑफ दिस डिस्क लिया स्मॉल आर। Now we use the perpendicular axis theorem for finding out the moment of inertia। यहाँ पे जो मास सिचुएटेड है x और y डायरेक्शन में, x और y डायरेक्शन में, ओके। सो z एक्सिस इज अ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। यहाँ पे जो डिस्क का प्लेन है एक्स वाई डायरेक्शन में है, तो एक्स वाई डायरेक्शन में जब भी कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके परपेंडिकुलर z डायरेक्शन में मिलेगी। सो z एक्सिस इज perpendicular to the plane of the disk passing through its center। From the टेबल जो मैंने पहले आपको डिस्कशन किया, अगर डिस्क है तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस आई जेड की वैल्यू क्या होगी, डिस्क के लिए आई की जो वैल्यू है इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। नाउ आई जेड, सो दैट आई जेड इज इक्वल टू कैपिटल एम आर स्क्वायर बाई 2। Here if the moment of inertia of disk about x axis is ix and y axis is iy, so that we can write that according to the
theorem of, according to the theorem of perpendicular axis, Iz is equal to Ix plus Iy. Now here mass distribution is symmetric, so we can say that the disk is symmetric about x and y axis. यहाँ पे x axis और y axis दोनों में जो डिस्क है वो सिमेट्रिक है, सो वी कैन से दैट Ix इज इक्वल टू Iy, और सो दिस Ix इज इक्वल टू Iy, पुट दिस वैल्यू इन दिस Iz फॉर्मूला, वी गेट Iz इज इक्वल टू 2Ix. नाउ यहाँ पे Iz की वैल्यू मिली 2Ix, मोर ओवर वी नो दैट Iz इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 2, सो Iz इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 2, mr स्क्वायर बाई 2 Iz के वैल्यू हम रखेंगे, Iz की वैल्यू है 2Ix, तो यहाँ पे रखी 2Ix, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ Ix इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 4, so we get the value of Ix is equal to mr square by 4. So this is the value of this answer, that about an axis moment of inertia of the disk is capital M capital R square by 4. Now we take another example. The mass of hollow cylinder is 4 kg. अभी यहाँ पे होलो सिलेंडर लिया है, उसका मास स्मॉल m या कैपिटल M आप रख सकते हो, इज इक्वल टू 4 kg. इट्स रेडियस, यहाँ पे रेडियस की वैल्यू है 0.1 मीटर. इट इज़ कैपेबल अबाउट इज जियोमेट्रिकल एक्सिस, तो जियोमेट्रिकल एक्सिस के अराउंड सिलेंडर है तो वो रोटेट कर रहा है. बाय वाइंडिंग अ थिन स्ट्रिंग अराउंड द सिलेंडर, अभी हम क्या, एक पतली तार, एक पतली वायर सिलेंडर के अराउंड में हम वाइंडिंग कर रहे हैं. बाय वाइंडिंग अ थिन स्ट्रिंग अराउंड द सिलेंडर, फोर्स, अभी फोर्स कितना चाहिए, F इज इक्वल टू 50 न्यूटन इज अप्लाइड एट द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिंग टेंजेंशियली टू द सिलेंडर सरफेस. सो इट स्टार्ट रोटेटिंग. फाइंड आउट द आंसर. ओके, फर्स्ट वन, टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिलेंडर, तो पहले तो हमको टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सेकंड, एंगुलर एसिलेशन ऑफ द सिलेंडर, एंगुलर एसिलेशन अल्फा से रिप्रेजेंट होगा, टॉर्क टो से रिप्रेजेंट होगा. थर्ड, एंगुलर वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 4 सेकंड, एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा फाइंड आउट करना है. फोर्थ वन, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम फाइंडिंग आउट करना है. फिफ्थ वन, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एट द एंड ऑफ 4 सेकंड फाइंड आउट करना है. सिक्स वन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 4 सेकंड, वर्क डन ऑन सिलेंडर ड्यूरिंग 4 सेकंड एंड पावर एट द एंड ऑफ 4 सेकंड. अभी ये सब जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसके रिगार्डिंग सबके इक्वेशन हमको आने चाहिए. फर्स्ट वन, टॉर्क फाइंडिंग आउट करना है. यहाँ पे दो वैल्यू है, एक है मास 4 kg है, रेडियस है 0.1. टॉर्क ऑफ द सिलेंडर हम कैसे फाइंडिंग आउट करेंगे, टॉर्क का जो एक वेक्टर एफ इंटू वेक्टर आर, सो आर एफ साइन थीटा, तो यहाँ पे थीटा कितना है, थीटा इज इक्वल टू π/2, 90 डिग्री परपेंडिकुलर एक्सिस पे. ओके, स्ट्रिंग और वायर दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस पे वाइंडिंग कर रहे हैं, तो थीटा इज इक्वल टू π/2. ओके, तो साइन π/2 इज 1, सो वेक्टर ऑफ टो इज इक्वल टू आर एफ मिलेगा. अभी आर की जो वैल्यू है 0.1, ओके, एफ की जो वैल्यू है यहाँ पे 50 न्यूटन, तो टो की वैल्यू क्या होगी 5. नाउ द व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस टॉर्क, टॉर्क इज न्यूटन मीटर, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ 5 न्यूटन इंटू मीटर. सेकंड वैल्यू फाइंडिंग आउट करनी है, एंगुलर एसिलेशन मतलब अल्फा फाइंडिंग आउट करना है. नाउ वी नो द इक्वेशन टो इज इक्वल टू आई अल्फा, आई इज इक्वल टू mr स्क्वायर. सो we have a equation in terms of relation between tau and alpha is tau is equal to mr square into alpha. Now value of tau हमको मिली है ऊपर 5 न्यूटन पर मीटर, तो tau is equal to 5. mr स्क्वायर अल्फा, m की वैल्यू है यहाँ पे, मास है वो 4 kg का है, तो m इज इक्वल टू 4 kg. r की वैल्यू है 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर. अल्फा फाइंड आउट करना है, तो अल्फा मिल जाएगा बाई simplifying or calculating this equation. अल्फा इज इक्वल टू 125 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, तो अल्फा जो होता है उसका यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. थर्ड, एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है. एंगुलर वेलोसिटी का इक्वेशन है
अल्फ़ा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फ़ा टी। हमारे पास अल्फ़ा है, टी है, तो ओमेगा कैसे फाइंड आउट करेंगे? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फ़ा टी। अभी ओमेगा 0 मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे स्टार्ट किया है तब, तो 0 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू है 125, टी की वैल्यू है 4, तो एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू मिलेगी हमको 5000 रेडियन पर सेकंड। फोर्थ वन फाइंड आउट करना है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को एल से रिप्रेजेंट करेंगे, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, आई की वैल्यू है एम आर स्क्वायर ओमेगा, ओके, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा है, तो एम आर स्क्वायर ओमेगा एल होगा। तो एम की वैल्यू है 4, आई आर की वैल्यू 0.1 का स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू है हमको मिली है 5000, ओके। तो बाय सिंप्लीफाइंग दिस वी गेट द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू 20 kg स्क्वायर पर सेकंड, ओके। नेक्स्ट हमको फाइंड आउट करना है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। नाउ काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर। लिनियर मोशन में हम इक्वेशन यूज़ करते थे काइनेटिक एनर्जी के लिए 1/2 mv स्क्वायर। अभी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, तो E इज इक्वल टू 1/2 m की जगह पे I यूज़ होगा, V की जगह पे W ओमेगा यूज़ होगा, तो E इज इक्वल टू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। I है एम आर स्क्वायर, तो 1/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो 1/2 m की जगह पे 4, r की जगह पे 0.1 का स्क्वायर, ओके, ओमेगा है 500 का स्क्वायर। सो बाय कैलकुलेटिंग दिस वी गेट द वैल्यू ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 5000 एंड एनर्जी का जो यूनिट है जूल, 5000 जूल। नेक्स्ट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड। नेक्स्ट फाइंड आउट करना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा। अगर हमारे पास ओमेगा और ओमेगा 0 की वैल्यू है तो थीटा का इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा प्लस ओमेगा 0/2 इंटू टी। ओमेगा 0 इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 प्लस 500/2 इंटू टी की वैल्यू 4। सो बाय कैलकुलेटिंग दिस वी गेट द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1000 रेडियन, ओके। दो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड आया 1000 रेडियन, थीटा का जो यूनिट है वो रेडियन। नेक्स्ट फाइंड आउट करना है वर्क डन इन 4 सेकंड। वर्क डन W। नाउ वर्क डन किसे? काइनेटिक एनर्जी गेन बाय सिलेंडर इन अ टाइम, ओके, तो वो वर्क डन है। तो यहाँ पे 4 सेकंड में सिलेंडर ने कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन की, ओके, काइनेटिक एनर्जी कितनी गेन की वो है यहाँ पे 5000 जूल। तो यहाँ पे इज इक्वल टू 5000 जूल, तो W इज इक्वल टू, सो वी कैन गेट 5000 जूल। और अदरवाइज W और टो के बीच का रिलेशन क्या है? W इज इक्वल टू टो इंटू थीटा। टो की वैल्यू है 5, थीटा हमको मिला है 1000 रेडियन, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू 5000 जूल। किसी भी दोनों इक्वेशन, दोनों तरीके से आप वर्क डन की वैल्यू निकाल सकते हो। नेक्स्ट इज पावर एट द एंड ऑफ 4 सेकंड। अभी पावर P इज इक्वल टू टी ओमेगा, इक्वेशन है पावर इज इक्वल टू इंटू ओमेगा, तो टो की वैल्यू 5, ओमेगा की वैल्यू 500, ओके। तो यह आपको मिलेगा आंसर इज इक्वल टू 2500 वाट। वन चेंज ओवर ईयर इज, यहाँ पे हमको ओमेगा का जो आंसर मिला वहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है 500 मिलता है रेडियन पर सेकंड, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है 5000 लिखा है, तो यहाँ पे करेक्ट कर लेना, यहाँ पे 500 रेडियन पर सेकंड आंसर आएगा। नेक्स्ट, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन हमने जो देखा उसके अलग अलग केस के बारे में है। सपोज समझो कोई बॉडी है थिन रोड, तो थिन रोड के लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इक्वेशन याद रखना है 1/12 ml स्क्वायर, और रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू है L/2/√3। वैसे ही अगर रिंग है तो वो केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/2 mr स्क्वायर और रेडियस ऑफ गायरेशन होता है K इज इक्वल टू R/√2। थर्ड अगर होता है रेडियस ऑफ रिंग R। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिचुएटेड है, रिंग की कंडीशन है ऐसे वर्टिकली सिचुएटेड है, यहाँ पे रिंग है वो हॉरिजॉन्टली सिचुएटेड है। अगर वर्टिकल सिचुएटेड है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया m की वैल्यू होगी 1/2 mr स्क्वायर,
अगर वो एक्सिस ऑफ रेफरेंस बदल जाता है, ओके, तो यहाँ पे रिंग ऑफ रेडियस आर के लिए जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में सिचुएटेड है वो केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम की वैल्यू होगी mr², रेडियस ऑफ गायरेशन होगा r। नेक्स्ट केस है सर्कुलर डिस्क के लिए, तो यहाँ पे सर्कुलर डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया m आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I आएगा 1/2 mr² और रेडियस ऑफ गायरेशन k की वैल्यू है r/√2। नेक्स्ट अलग अलग केस के लिए ये जो वैल्यू है सर्कुलर डिस्क ऐसे माउंट करेंगे हम, ओके, तो उसके लिए 1/4 mr² k की वैल्यू है r/2। नेक्स्ट है अगर होलो सिलेंडर सिचुएटेड है, ओके, होलो सिलेंडर के लिए वैल्यू है मोमेंट ऑफ इनर्शिया I की mr², रेडियस ऑफ गायरेशन है r। अभी नेक्स्ट है सॉलिड सिलेंडर के लिए I की जो वैल्यू है 1/2 mr², k की वैल्यू है r/√2। सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 mr², I की वैल्यू k की वैल्यू √2/5 r। होलो स्फीयर है तो उसके लिए वो I की वैल्यू 2/3 mr² होती है, k की वैल्यू √2/3 r जितनी होती है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी ऑफ लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन। तो पूरे चैप्टर में हमने जहाँ पे भी जो भी टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है हम डिफ्रेंशिएट करते ही गए हैं। फिर से हम देख लेते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है तो ट्रांसलेशनल मोशन मतलब लीनियर मोशन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट को डी से रिप्रेजेंट करते थे, और रोटेशनल मोशन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और वो डी की जगह पे थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। लीनियर मोशन में लीनियर वेलोसिटी को वी से रिप्रेजेंट करते थे, रोटेशनल मोशन में वो हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी और उसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड, लीनियर मोशन में लीनियर एसिलेशन को ए से रिप्रेजेंट करते थे, वेक्टर ए इज इक्वल टू डी वी वेक्टर बाई डी टी। वो रोटेशनल मोशन में एंगुलर एसिलेशन हो जाता है अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा वेक्टर अपन डी टी। लीनियर मोशन में मास को m से रिप्रेजेंट करते थे, रोटेशनल मोशन में हम उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया I से रिप्रेजेंट करते हैं। लीनियर मोशन में मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट करते थे, वेक्टर p इज इक्वल टू m वेक्टर v। रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम को L से रिप्रेजेंट करेंगे, L इज इक्वल टू I ओमेगा। फोर्स को हम लीनियर मोशन में F इज इक्वल टू ma से रिप्रेजेंट करते हैं, रोटेशनल मोशन में उसको फोर्स को टॉर्क बोलेंगे और उसको वेक्टर टो इज इक्वल टू I अल्फा वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फॉर लीनियर मोशन है वेक्टर F इज इक्वल टू डी वेक्टर p बाई डी टी। वैसे ही रिजल्ट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ फॉर रोटेशनल मोशन है F की जगह पे यूज हुआ टो डी पी बाई के लिए वेक्टर डी एल बाई डी टी। ट्रांसलेशनल मोशन लीनियर मोशन में वर्क W इज इक्वल टू वेक्टर F इंटू डी होता है, रोटेशनल मोशन में वर्क W इज इक्वल टू टो इंटू थीटा होता है। लीनियर मोशन में पावर P इज इक्वल टू एफ वी होता है, रोटेशनल मोशन में पावर P इज इक्वल टू टो ओमेगा होता है। नाउ इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन टेकिंग प्लेस विथ कांस्टेंट लीनियर एसिलेशन के लिए ये तीन इक्वेशन है, वैसे ही कांस्टेंट एंगुलर एसिलेशन के लिए रोटेशनल मोशन में ये तीन इक्वेशन है। पहले हम लीनियर एसिलेशन के v इज इक्वल टू वी जीरो प्लस ए टी, उसके रिगार्डिंग एंगुलर एसिलेशन में ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जीरो प्लस अल्फा टी इक्वेशन होगा। डी का इक्वेशन वी जीरो टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर था। यहाँ पे रोटेशनल मोशन में थीटा का जो इक्वेशन है, थीटा का इक्वेशन है ओमेगा जीरो प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर है। लीनियर मोशन में जो इक्वेशन था 2AD इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर, रोटेशनल मोशन में वो इक्वेशन है 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर। तो ये बहुत ही पूरा जो चैप्टर है उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो कंपैरिजन है और इक्वेशन है। ओके, दोनों के बीच के ट्रांसलेशनल मोशन, लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन के बीच में हमने ये कंपैरिजन अभी हमने देखा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कीप इन माइंड, ये याद रखना है, समझना भी है।
तो ही आप रोटेशनल मोशन के बारे में समझ सकते हो। नाउ जो अभी हमने पूरा जो चैप्टर देखा ओके रोटेशनल मोशन, उसकी हम सब समरी देख लेते हैं। पहले तो हमने देखा रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल इन विच रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल रिमेन इनवेरिएंट, जो टाइम के हिसाब से उनकी जो पोजीशन होती है पार्टिकल की वो चेंज नहीं होती है, तो हम उसको रिजिड बॉडी बोलते हैं। सेकंड, जो रोटेशनल काइनेमेटिक्स और रोटेशनल डायनेमिक्स का डिफरेंस देखा हमने। रोटेशनल काइनेमेटिक्स क्या है? अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच रोटेशनल मोशन इज डिस्क्राइब विदाउट मेंशनिंग इट्स कॉज इज रोटेशनल काइनेमेटिक्स, और with considering of the cause as well as the property of the body, it is called as a rotational dynamics. नेक्स्ट देखा एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी होता है। SI और उसका रेडियन पर सेकंड है और रोटेशनल पर सेकंड है। स्केलर रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में कोरिलेशन क्या है? V इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, और यू कैन से दैट वेक्टर फॉर्म में वेक्टर V इज इक्वल टू वेक्टर ओमेगा इंटू वेक्टर आर। बाद में हमने देखा राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू is adjusted parallel to the rotational axis and rotated in the same sense as the rotation of the body, then the direction of the screw is indicating the direction of angular velocity omega. बाद में एंगुलर एसिलेशन देखा। एंगुलर एसिलेशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। वेक्टर अल्फा इज इक्वल टू डी वेक्टर ओमेगा बाई डी टी। SI यूनिट है एंगुलर एसिलेशन का रेडियन पर सेकंड स्क्वायर और रोटेशन पर सेकंड स्क्वायर। वेक्टर रिलेशन बिटवीन लीनियर एसिलेशन और एंगुलर एसिलेशन देखा हमने। वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर ओमेगा इंटू वेक्टर V प्लस वेक्टर अल्फा इंटू वेक्टर R इज इक्वल टू रोटेशनल और ट्रांसलेशनल एसिलेशन। समेशन A इज इक्वल टू एसिलेशन A इज इक्वल टू समेशन ऑफ रोटेशनल एसिलेशन और ट्रांसलेशनल एसिलेशन का समेशन जितना होता है। ट्रांसलेशनल एसिलेशन ओमेगा इंटू वी और रोटेशनल एसिलेशन ओमेगा इंटू वी और ट्रांसलेशनल एसिलेशन A इंटू आर जितना होता है। नेक्स्ट देखा हमने वेयर ओमेगा वेक्टर ओमेगा into vector V is called as a radial component of AR, it is called as a linear acceleration, और AR is equal to omega V। तो AR का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। क्या है? लीनियर एसिलेशन AR इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R और ओमेगा स्क्वायर इंटू R। वैसे ही टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एसिलेशन है AT से। AT का जो फॉर्मूला है AT इज इक्वल टू अल्फा इंटू R, और मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर एसिलेशन ये से हम फाइंड आउट करेंगे। ऐसा फार्मूला का यूज़ हमने एग्जांपल में भी किया है। A इज इक्वल टू अंडर रूट रेडियल कंपोनेंट प्लस टेंजेंशियल कंपोनेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर V स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू R स्क्वायर। बाद में हमने जो इक्वेशन मोशन के रिगार्डिंग यूज़ होते हैं लीनियर मोशन में और रोटेशनल मोशन में। ओके, लीनियर मोशन में V इज इक्वल टू V0 प्लस AT, रोटेशनल मोशन में ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा इंटू टी। लीनियर मोशन में x का जो इक्वेशन है V0t प्लस 1/2 AT स्क्वायर। रोटेशनल मोशन में थीटा का जो इक्वेशन है ओमेगा 0t प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। लीनियर मोशन में x का इक्वेशन V प्लस V0 बाई 2 इंटू टी। रोटेशनल मोशन में वो x की जगह पे थीटा यूज़ होगा। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा प्लस ओमेगा 0 बाई 2 इंटू टी। लीनियर मोशन में x का इक्वेशन V स्क्वायर माइनस V0 स्क्वायर अपन 2a होता है। रोटेशनल मोशन में वो थीटा का इक्वेशन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0 माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर अपन 2 अल्फा। तो यहाँ पे सिर्फ टर्मिनोलॉजी चेंज होती है, बेसिक जो इक्वेशन यूज़ होते हैं वो सेम ही हो। नेक्स्ट टॉर्क के बारे में हमने पढ़ा। टॉर्क क्या है? इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू आर। सो टॉर्क वेक्टर 2 इज इक्वल टू वेक्टर F इंटू आर। इट इज़ कॉल्ड एज अ मोमेंट ऑफ टॉर्क को ही हम बोलेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स।
नेक्स्ट हमने देखा मोमेंट ऑफ लिनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम. मोमेंट ऑफ अ लिनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम को एल से रिप्रेजेंट करेंगे. वेक्टर एल इज इक्वल टू वेक्टर पी इंटू वेक्टर आर. टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज द टॉर्क. सो वी कैन say that torque vector tau is equal to d of vector L upon dt, or you can say that vector F into vector R. So that the torque acting on a system of particle vector tau is equal to d of vector L upon dt. For rigid body momentum in case of rotational motion वेक्टर एल इज इक्वल टू आई ओमेगा इक्वेशन आपको यूज़ करना है. वेक्टर एल इज इक्वल टू आई इंटू वेक्टर ओमेगा. हियर आई इज कॉल्ड एज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, और आई की वैल्यू क्या है m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर अप टू mn स्क्वायर. और टो इज इक्वल टू आई अल्फा इज इक्वल टू डी वेक्टर एल अपॉन डी टी. देन हमने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. स्टेटमेंट क्या है उसका? इफ द रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी इज जीरो देन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी रिमेन कांस्टेंट. दैट्स व्हाई एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एल इज इक्वल टू डी ऑफ वेक्टर एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू कांस्टेंट. देन रिजिड बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई क्या होता है? आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, वेयर के इज कॉल्ड एज द रेडियस ऑफ गायरेशन. फॉर फाइंडिंग आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया वी स्टडी टू थियरम. फर्स्ट वन इज अ पैरेलल एक्सिस थियरम फॉर फाइंडिंग आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड सेकंड वन इज परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम फॉर फाइंडिंग आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया. थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के लिए इक्वेशन क्या है? आई इज इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर, where IC is a moment of inertia about axis passing through the center of mass m of mass, and m is the mass of the body and I is the moment of inertia. For theorem of perpendicular axis for moment of inertia आपको इक्वेशन यूज करेंगे IZ is equal to IX plus IY. तो इतनी चीज़ हमने ये चैप्टर में पढ़ी. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. थैंक यू वेरी मच.